गुड मॉर्निंग। आज अपन जो परजीवी प्रोटोजोन्स थे, जितने भी प्रोटोजोआ जो परजीवी के रूप में रहते हैं और रोग फैलाते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। जिसके अंदर अपने पिछले की वीडियो लेक्चर के द्वारा ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस को पढ़ा था। आज अपन जो दूसरा प्रोटोजोआ है जो परजीवी के रूप में मनुष्य के अंदर रोग फैलाता है, वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। जो आप पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का डायग्राम है। ठीक है, और ये जिसका सूडोपोडिया है जो इरेगुलर होता है, जो कहीं से भी डेवलप हो सकता है। मोनोपोडियल टाइप सूडोपोडिया इनके अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरा, आप इसके डायग्राम में अंदर देख रहे हैं जो भी इसने खाया है, एंजेस्टेट आरबीसी और बैक्टीरिया, और इसका जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो स्टार शेप होता है। दूसरा, साइटोप्लाज्म, जिसको एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएट किया जाता है। ये इसके देख रहे हैं, ये आपके इसके कूटपाद है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसका देखते हैं इतिहास एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसको पहली बार रशियन जूलॉजिस्ट लॉस्ट के द्वारा 1875 के अंदर अमीबा कोलाई के रूप में जो फीकल मटेरियल होता है पेशेंट का, जिसको अमीबिक डिसेंट्री हो रखा है, जिसको जिस व्यक्ति को 10 लग रखे हैं, जो बीमार व्यक्ति है, उसका जो टॉयलेट यानी कि जो फीकल मटेरियल है, उसके अंदर लॉस के द्वारा 1875 के अंदर ये एक रशियन वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा पहली बार एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को देखा गया। इसका जीनस एंट अमीबा है, विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कोस ग्रैंडी एंड बार बेगेलो। तो बार बेगेलो के द्वारा और कोशा ग्रांडी के द्वारा 1885 में ये जो जीनस है, ये एंट अमीबा नाम जो दिया गया, इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द जीनस। इसको आप एंड अमीबा के साथ कंफ्यूज नहीं हो, जिसको कि लेडी ने 1879 के अंदर एस्टेब्लिश किया था। उसको कॉन्सिलमैन एंड लॉफ्सियर लॉफ्सियर और कॉन्सिलमैन 1901 के अंदर उन्होंने जो इसकी रोगजनकता है अमीबियासिस की, भाई इसकी वजह से क्या क्या होता है, तो उसके बारे में पता लगाया। अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री जो दो रोग होते हैं, अल्सर जिसको कहा जाता है, जिसकी वजह से जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, आर नाल है, उसके अंदर छोले छाले और फफोले फोड़े हो जाते हैं। तो ये इसके बारे में इन्होंने पता लगाया था, फॉसिल मैन ने और लॉफ्सियर ने। द स्पीसीज एंटोमीबा हिस्टोलिटिका वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शाउडिन इन 1903। 1903 के अंदर जो हिस्टोलाइटिका ये स्पीसीज है, ये शाउडिन के द्वारा दी गई थी। और जो एंटोमीबा जीनस का नाम है, वो कोसोग्रांडी और बारबेकेलो के द्वारा दिया गया था। तो एंटोमीबा जीनस है और स्पीसीज इसका क्या है, हिस्टोलाइटिका। एंड ही डिफरेंशिएट द पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक टाइप्स। तो जो साउदिन है, उन्होंने जो इनकी प्रजातियां थी उनको उनमें भी अंतर स्पष्ट किया कि कुछ प्रजातियां हैं जो रोगजनक थी और कुछ अरोगजनक थी। बट वाकर एंड सेलार्ड 1930 के अंदर आर क्रेडिटेड फॉर एट्रीब्यूटिंग पैथोजेनिक इफेक्ट ऑफ दिस पैरासाइट। तो जो इसका क्रेडिट है वो उनको जाता है, वाकर और सेलार्ड को, जिन्होंने जो प्रभाव है रोगजनकता का, वो इस परजीवी का, वो इन्होंने पता लगाया था, वाकर और सेलार्ड। क्रेग ने 1962 के अंदर एस्टिमेटेड दैट मोर देन 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ दिस पैरासाइट। क्रेग ने 1962 के अंदर ये देखा कि पूरे विश्व भर की 10% जनसंख्या है जो इस रोग से प्रभावित रहती है, इस परजीवी से संक्रमित पाई गई या देखी गई। क्रेग के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये कैलकुलेशन किया कि विश्व भर में 10% जनसंख्या कहीं कहीं इस परजीवी यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका परजीवी से संक्रमित होती है। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की, तो ये फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंदर, क्लास राइजोपोडियाई, ऑर्डर एंड अमोविडा। और ये अमीबा और से मिलता जुलता प्रजाति है, इसलिए इसको गण अमोविडा में रखा गया है। अमीबा भी इसी में आता है। जीनस एंट अमीबा और स्पेसीज हिस्टोलाइटिका।
एंट अमीबा स्टोलाइटिका। एंट, इनका दोनों शब्दों का इसके संधि विच्छेद किया जाए एंट अमीबा स्टोलाइटिका का, तो एंट का उत्तर होता है इंट्रोसाइट, ए सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। कोशिकाएं जो कि आहार नाल की भित्ति के अंदर पाई जाती है, तो उनके अंदर पाया जाने वाला जीव, तो ये एंट नाम है, ENT, ये वहाँ से लिया गया है। अमीबा जो कि प्रोटोजोई मतलब अमीबा के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम हो गया एंट अमीबा। ऐसा अमीबा के जैसा ऐसा जीव जो कि आहार नाल की जो भित्ति है उसकी कोशिकाओं में देखा गया है, उसके अंदर पाया जाता है। हिस्टोलाइटिका, हिस्टो मतलब होता है यहाँ पर टिश्यू तक, और लाइसिस मतलब होता है उसको ब्रेक डाउन करने वाला, उसको तोड़ने वाला। तो हिस्टोलाइटिका सब वहाँ से लिया गया है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। it as this protozoan parasite lies the cell of intestinal tract, there will be a bleeding, so the stool contain blood and mucus, amobacter। तो ये जो परजीवी है एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, ये क्या करता है, जो आहार नाल की जो ट्रैक्ट है उसके जो भित्ति है उसकी कोशिकाओं को लाइसिस कर देता है, तोड़ देता है ये परजीवी। तो उस वजह से जो क्या है, रक्त बहता है, ब्लीडिंग होती है। सो द स्टूल कंटेंट्स, जो टॉयलेट लैट्रिन होता है उसके अंदर रक्त और जो म्यूकस है वो देखा जाता है। तो इस प्रकार का जो रोग, दस्त लगना, जिसको जिसको अमोबिक डिसेंट्री जो कहा जाता है, तो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका जो परजीवी है उसके द्वारा इस प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से अमोबिक डिसेंट्री होती है और टॉयलेट के अंदर, लैट्रिन के अंदर ब्लड और म्यूकस आता है, और वो स्टूल के साथ में, और ये इस वजह से होता है कि जो आहार नाल है उसके अंदर इसकी कोशिकाओं के और ऊतकों को ब्रेक डाउन करने की वजह से रक्त का स्रावन होता है, रक्त बहता है, जिसकी वजह से ये रक्त इनके अंदर उसके स्टूल में दिखाई देता है, जिसकी वजह से अमोबिक डिसेंट्री, उस रोग को अमोबिक डिसेंट्री कहा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका कहाँ देखने को मिलता है या कहाँ पर व्याप्त है, तो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका इज ए वर्ल्ड वाइड कॉस्मोपॉलिटन है, ज़्यादातर सभी जगह देखने को मिलता है, बट इट इज कॉमनली फाउंड इन, सामान्यतः फाउंड इन इंडेमिक फॉर्म इन ट्रॉपिकल एंड, मतलब ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलता है। शीतोष्ण, उपोष्ण और जो एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, शीतोष्ण और एरियाज में। रीजन द मोर इंडेमिक कंडीशन ऑफ दिस पैरासाइट्स इज रिपोर्टेड फ्रॉम मैक्सिको। तो ये उपोष्ण, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये लोकल है। इंडेमिक मतलब जो पर्टिकुलर एरियाज में जो रोग देखने को मिलता है, जैसे आप अभी कोरोना वायरस, जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिसीज जिसका नाम दिया गया है, तो वो पेंडेमिक है। पेंडेमिक मतलब था महामारी के रूप में पूरे विश्व भर में फैला हुआ, जो एक जगह पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, तो उसको पेंडेमिक कहा जाता है। जो पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है उसको एपिडेमिक कहा जाता है। तो दो प्रकार के रोग फैलाव के आधार पर एपिडेमिक या पेंडेमिक कहा जाता है। तो ये जो एपिडेमिकली इसको देखा जाए तो ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलता है। द मोर एपिडेमिक कंडीशन ऑफ दिस पैरासाइट, यदि ज़्यादातर जो लोकल एरिए हैं जहाँ पर ये देखने को मिलता है, स्थानीय है, तो जैसे हिंदी में इसका एपिडेमिक होता है, स्थानिक अर्थ होता है। तो ये परजीवी रिपोर्टेड मैक्सिको, चाइना, इंडिया, फिलीपींस और साउथ अमेरिका एंड थाईलैंड। तो इन देशों में ये मुख्यतः ये पैरासाइट जो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका पाया जाता है, जो एमोबिक डिसेंट्री फैलाता है। इट्स इंसिडेंट इज रिलेटिवली हायर इन रूरल एंड डेंसली पॉपुलेशन अर्बन। तो इसके जो प्रभाव है वो ज़्यादातर जो ज़्यादा घनत्व वाले, जनसंख्या के ज़्यादा जिन क्षेत्रों में घनत्व पाया जाता है, हायर रिलेटिव रूरल एंड डेंसली, जो गांव है और जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, अर्बन, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ये रोग का फैलाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरी वो जगह जहाँ जो गरीब एरियाज है, जिनके अंदर विकास नहीं हुआ है और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं, और वो शहर या रूरल एरिया जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वो स्वस्थ सुथरे नहीं है, तो वहाँ पर ये रोग फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन इंडिया इट्स इफेक्ट्स इज ओनली इन हायर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। भारत के अंदर यदि देखें अपन, तो जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है तो वहाँ पर ये रोग
ज़्यादा फैलने मतलब हायर लेवल इन ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा दिन नमीज एरिया है, जितने भी समुद्री के किनारे जो एरियाज हैं वहाँ पर ये देखने को ज़्यादा मिलता है, बजाय जो सूखे और ठंडे प्रदेश हैं। तो ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट के कंपेरेटिव its effect is on higher level in humid climatic conditions. The children and adults are more frequently infected. तो यदि मनुष्य के अंदर देखा जाए तो बच्चे और जो वयस्क हैं वो इससे ज़्यादातर प्रभावित होते हैं बजाय बजाय फीमेल के। तो मेल्स के अंदर एडल्ट एंड चाइल्ड आर मोर इन्फेक्टेड देन द फीमेल। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एंटामीबा स्टुलेटिका। एंटामीबा के आवास और उसके व्यवहार की अपन बात करें तो एंटामीबा स्टुलेटिका इज माइक्रोस्कोपिक एंड लाइव्स इन एंडोपैरासिट इन द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो एंटामीबा जो स्टुलेटिका परजीवी हैं वो सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक है, और ये आंतरिक परजीवी के रूप में आपकी जो बड़ी आंत है उसके ऊपर वाला जो भाग है कॉलोन, उसके अंदर ये देखने को मिलता है, द कॉलोन ऑफ मैन। जो यहाँ पर आपको कॉलोन ऑफ मैन, कोलन सिक्कम और रेक्टम बड़ी आंत के जो पार्ट होते हैं, तो पहला जो भाग है वो कोलन होता है, तो ये कोलन के अंदर देखने को मिलता है। इनहेबिट्स द म्यूकस एंड सब म्यूकोसा लेयर। तो इंटेस्टाइन के जो सेलुलर स्ट्रक्चर है तो उसके म्यूकस म्यूकोस एंड सब म्यूकोसा जो लेयर होते हैं, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, तो उन स्तरों में ये देखने को मिलता है। इट feeds mainly on the tissue of the intestine wall and often produce severe ulcer and abscesses। तो ये मुख्य रूप से जो ऊतक है आहार नाल की भित्ति के, तो उनको ये भक्षण के रूप में खाता, मतलब उसको फीड करता है, खाता है, और जिसकी वजह से आंतों में अल्सर और एब्सेसिस मतलब छाले और फोड़े हो जाते हैं, जिसके अंदर पस भर जाता है और बैक्टीरिया भी वहाँ, जीवाणु भी विकसित हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर वो आंतों के अंदर छाले और ये फफोड़े हो जाते हैं, और उनसे जो पस निकलता है वो पस ही आपके उसके स्टूल के अंदर जो पहले टैटरिंग है उसके अंदर आता है और ब्लड भी आता है। इन क्रोनिक केसेस मतलब ऐसे डिसीज होते हैं, तो उसमें क्या है, एक डिसीज होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक मतलब थोड़े समय के लिए है और आपने शुरुआत में ही उसका रोकथाम कर लिया है, उसके उपाय कर लिए उसको रोकने के, तो इस प्रकार का जो डिसीज इन अर्ली स्टेज में होता है तो उसको एक्यूट डिसीज कहते हैं। जो क्रोनिक है मतलब बहुत लंबे समय से है, तो उसको क्रोनिक केसेस कहा था। इट मे एंटर इन द ब्लड ऑफ सर्कुलेशन। तो लंबे समय पश्चात ये क्या करता है, आंतों को छोड़कर जो आपका रक्त परिवहन संचार जो है उसमें उसमें ये सर्कुलेट हो जाता है, रीच टू द लीवर, लंग्स एंड ब्रेन। तो लंबे समय तक ये रोग आपके आंतों में ये परजीवी पाया जाता है, तो उसके पश्चात ये परजीवी रक्त के प्रवाह के थ्रू ये आपके यकृत, फेफड़ों और ब्रेन तक पहुंच जाता है। इट कोजेस सीरियस एंड ऑफ्टन फैटल डिसीज। इसकी वजह से ये बहुत खतरनाक रोग फैलाता है, अमोबिक डिसेंट्री या अमोबियासिस या अमोबिक डिसेंट्री। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज आल्सो बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ मैमल्स। तो मनुष्य के अलावा, यदि मानव के अलावा देखें तो दूसरे जितने भी मैमल्स हैं, मनुष्य भी मैमल्स में आता है, तो गोरिल्ला में, ऑर्गनटम में, चिपंजी में, गिबोन में, बेबून में, मंकी, डॉग, कैट और पिग एंड रैट। तो इन जो अन्य मैमल्स हैं मनुष्य के अलावा, तो उनके अंदर भी एंटामीबा हिस्टोलिटिका को भी रिपोर्टेड किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका के आकार की बात करें अपन, तो यहाँ स्लाइड में आप देख रहे हैं, तो ये दो स्ट्रक्चर है, मेनली दो रूप जो इसके एंटामीबा हिस्टोलिटिका के, एक ट्रोफोजोइड फॉर्म, दूसरी माइनोटा फॉर्म। इसके अलावा एक तीसरी फॉर्म होती है जिसको सिस्टिक फॉर्म कहते हैं। माइनोटा को प्रीसिस्टिक भी कहा जाता है, मतलब पुटिका से पहले की जो अवस्था है, या पहले से पुटिका बनने से पहले का जो रूप है वो कहलाता है माइनोटा, और माइनोटा से पहले का जो रूप होता है वो ट्रोफोजोइड कहलाता है, जो कि संक्रमित अवस्था है, जो कि कोशिकाओं को भक्षण करती है, उनको खाती है। जो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इसने जो भी आरबीसी, ये यहाँ इंजेस्टेड आरबीसी एंड इंजेस्टेड बैक्टीरिया जिन बैक्टीरिया को इन्होंने खाया है वो इसके कोशिका द्रव्य में देखने को मिलेंगे, और जो आरबीसी इन्होंने एनगल्फ की है, इंजेस्टेड की है, वो भी इसके कोशिका द्रव्य के अंदर देखने को मिलेगी। ये माइनोटा फॉर्म है जो कि मेनली फीड नहीं करता है। ये जो अवस्था है मैग्ना अवस्था है, जिसको ट्रोफोजेट भी कहा जाता है, वो अवस्था संक्रमित अवस्था है, और ये वॉरिशियसली फीड करती है आपके ऊतकों को और आहार नाल की कोशिकाओं को।
बाइस्टोलेटिका एग्जिस्ट इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म, दो अलग अलग जो रूप है इसके देखने को मिलते हैं। एक मैग्ना जिसको ट्रोफोजेट भी कहा जाता है, और दूसरा फॉर्म होता है माइनोटा जिसको प्रिस्टेटिक फॉर्म भी कहता है। वन मोर फॉर्म इज नॉन एज ए सिस्ट जिसको पुटिका कहते हैं, और जो उसके अनुकूल वातावरण नहीं होता है तब वो डेवलप इसका जो विकास है वो पोषक के शरीर से बाहर होता है। और ये सिस्ट फॉर्म ही जब फुली मैच्योर्ड हो जाती है तो वो फॉर्म यदि मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करती है किसी संक्रमित भोजन या संक्रमित पानी के थ्रू, तो ये फिर अमीबोइक डिसेंट्री प्रकार का रोग फैलाती है। ट्रोफोजेट द मैच्योर पैरासाइट, जो परिपक्व परजीवी की जो अवस्था है जो सक्रिय है और मोटाइल है, मतलब एक तो है ये ट्रोफोजेट परिपक्व अवस्था है, एक्टिव सक्रिय है, और मोटाइल मतलब घूमता फिरता है, इज नोन एज ए ट्रोफोजेट। द ट्रोफोजेट ऑफ एंटोमीबा हिस्टोलिटिका इज लार्ज, ये बड़ा होता है दूसरे पुटिका और ये माइनोटा यानी कि प्रीसिस्टिक फॉर्म से, इसलिए इसको मैग्ना कहा जाता है। ये सामान्यतः 20 से 30 माइक्रोन का होता है ये डायमीटर। इट इज ए फीडिंग ऑन विच पैथोजन टू फॉर्म, ये फीड करता है कोशिकाओं खाता है, इसलिए ये मनुष्य के लिए रोग के लिए उत्तरदायी है और रोग फैलाता है। इट रेजेम्बल्स अमीबा इन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स, तो ये अपने बात कर ली, इसलिए इसका गण का जो नाम है वो अमीबीडा है, क्योंकि ये अमीबा के जैसा दिखाई देता है आकारिकी रूप से। द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्रोफोजेट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पोर्शन, तो इसका कोशिका द्रव्य है दो भागों में, बाहर वाला और अंदर वाला, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, अंतर द्रव और बाहरी द्रव। और जो बाहरी द्रव है वो नॉन ग्लूड होता है, कणिकीय होता है, जबकि एंडोप्लाज्म है जो आंतरिक कोशिका द्रव्य जो कि कणिकीय होता है और फ्लूइड लाइक होता है, तरल पदार्थ की तरह होता है। द सूडोपोडिया में भी ये शॉर्ट, ब्रॉड एंड राउंडेड, जो इसके कूटपाद होते हैं जो छोटे होते हैं और गोलाकार होते हैं, लॉन्ग एंड फिंगर लाइक, मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टोप्लाज्म, जो कि सामान्यतः जो बाहरी कोशिका द्रव है उसके बने हुए होते हैं कूटपाद। ड्यूरिंग लोकोमोशन द रैपिडली एडवांसिंग एंड ऑफ द डेली कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्लियर सूडोपोडियम, तो मैंने ये भी बात करती है इनोपोडियल होता है, एक ही पाया जाता है, वो कहीं से भी डेवलप हो जाता है। इनोपोडियल या कहें उसको मोनोपोडियल, मोनो मतलब एक, विथ ए सिंगल सूडोपोडिया, इट मूव्स इन ए ट्रैवलिंग फैशन, तो ये रेंगते हुए चलता है। गार्डन सल जो होता है स्नेल होता है उसकी तरह। हैंस मूवमेंट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड ए लाइमेक्स टाइप, तो इसलिए इसको लाइमेक्स टाइप मूवमेंट भी कहा जाता है। जो मोलस्का होते हैं स्लज उसकी तरह ये मूवमेंट करता है, रेंगते हुए चलता है, तो उसको लाइमेक्स टाइप मूवमेंट भी कहा जाता है। द एंडोप्लाज्म कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड फूड वेहिकल्स कंटेनिंग द टिश्यू फ्रेगमेंट, एरिथ्रोसाइट्स, लिकोसाइट्स एंड इंजेस्टेड बैक्टीरिया, तो इसका जो आंतरिक कोशिका द्रव है उसके अंदर आपको केंद्र और टीका है, और जो उत्तक जो इसमें उत्तक के टुकड़े टूटे टूटे हुए फ्रेगमेंट्स जिसको कहते हैं, और लाल रक्त कणिकाएं और WBC वो इसके, और बैक्टीरिया, तो क्योंकि ये भोजन के रूप में उसको ग्रहण करता है तो ये उसके कोशिका द्रव में देखने को मिलेगी। तो आपको इसके उत्तक मिलेंगे, उत्तक के टुकड़े, टिश्यूज, एरिथ्रोसाइट्स मिलेंगे, लिकोसाइट्स, और इंजेस्टेड बैक्टीरिया जो जीवाणुओं को इन्होंने इसमें खाया। द न्यूक्लियस इज राउंडेड, तो केंद्र की बात करें तो गोलाकार होगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं गोलाकार है, 4 से 6 माइक्रोन इन डायमीटर है, वेसिकुलर है। द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ ए डेलिकेट मेम्ब्रेन, तो इसके झिल्ली पाई जाती है। पेरिफेरल क्रोमैटिन ग्लैंड्स, तो इसके परिधि पर क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो ये दैट इज यहाँ लिखा हुआ है, इट इज क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स, these are all chromatical granules and a centrally located small dot like nucleus, बीच में आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस है, ये जो बीच में ये देख रहे हो ये न्यूक्लियस, इट इज न्यूक्लियस और एंडोसोम्स, कार्योसोम्स, तो इसको कार्योसोम्स भी कहते हैं, एंडोसोम्स भी कहते हैं। क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स अरेंज्ड इन स्पोक लाइक स्ट्रेशन, तो क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स है तो वो ये स्पोक की तरह है, जो साइकिल के बीच में तार होते हैं उसकी तरह है, spoke like illustrations. The nucleolus is surrounded by an infinite clear area, तो जो केंद्र के उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसको हेलो कहा जाता है, हेलो। The presence of red blood corpuscles in the food vacuoles is an important characteristic features of this parasite, as the capacity of ingesting RBC is not seen in the other intestinal amoeba of the man, तो ये एक इसका लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे ये पता लगता है कि भाई ये RBC खाने वाला परजीवी है, कोई दूसरे
आंतरिक जितने भी अमीबा लाइक जितने भी और जो जीव हैं वो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी इस प्रकार का कोशिकाओं का भक्षण नहीं करते। तो ये इसका मुख्य लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी और वैक्यूल्स के अंदर देखने को मिलती है, जिसका ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंटायरली एब्सेंट, तो इसके अंदर जो संकुचित रिक्तिका है वो नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि ये आइसोटोनिक संप्रासरण वातावरण में रहता है, जिसकी वजह से जो बाहर का सांद्रता है और अंदर की सांद्रता है वो समान रहती है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ इट्स बॉडी रिमेन्स इक्वल टू द सराउंडिंग। जो बाहर का कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी का और उसके बाहर का समान रहता है। तो नो वाटर इंटर्स इन बॉडी बाय ऑस्मोसिस। परासरण के थ्रू इसके शरीर के अंदर किसी प्रकार का पानी इंटर नहीं करता, प्रवेश नहीं करता। देयर इज नो नीड ऑफ, तो इसलिए इनको संकुचित रिक्तिकाओं की कोशिकाओं की क्या कहते हैं, संकुचित रिक्तिकाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है उनका काम ही ऑस्मो रेगुलेशन का होता है। जो ज़्यादा पानी होता है शरीर के उसको बाहर करते हैं। द मैग्ना ट्रोफोजेट फॉर्म ऑफ हिस्टोलाइटिका डेवलप्स फ्रॉम स्मॉल माइनोटा। तो जो स्मॉल माइनोटा होते हैं या तो वो सिस्टिक फॉर्म में जाएंगे या फिर वो ट्रोफोजेट में बनेंगे। तो जो मैग्ना अवस्था है जो वो स्मॉल माइनोटा से उसका निर्माण होता है। इट एंटर्स इनटू ए मिकोसा एंड सब मिकोसा लेयर। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि जो संक्रमित अवस्था है ट्रोफोजेट, तो वो आंतों के जो स्तर होते हैं, कोशी के जो स्तर होते हैं, तो मिकोसा और सब मिकोसा के ऊतकों को ये लाइसिस करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं। दस इट मेक्स ए स्मॉल वाउंड इन इसमें, जिसकी वजह से ये जो आते हैं उनके अंदर घाव कर देते हैं। लाइनिंग विच लेटर डेवलप इनटू अल्सर, जिसकी वजह से बाद में उसके अंदर अल्सर विकसित हो जाता है। आफ्टर रीचिंग अप टू इंटेस्टिनल टिश्यू इन द स्टेट आरबीसी एंड ग्रोज अप टू ए 60 माइक्रोन इन साइज। जब ये जो आंतरिक ऊतक है आहार नाल के, उनके अंदर डीपली चले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी का भक्षण करते हैं और ये अपनी आकार को ग्रोथ कर लेते हैं और 60 माइक्रोन के साइज के आकार में हो जाते हैं, मतलब आकार को अपने आप को बढ़ा लेते हैं। माइनोटा, इट इज ए प्रीसिस्टिक फॉर्म विच इज ए स्मॉल स्पेरिकल, जो कि गोलाकार है, नॉन फीडिंग है, ये फीड नहीं करता, नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं करता और रोग नहीं फैलाता। तो ट्रोफोजेट जो अवस्था है, मैग्ना अवस्था है, वो क्या करती है, कोशिकाओं का ऊतकों का भक्षण करती है और मूव करती है और रोग फैलाती है। जबकि माइनोटा जो फॉर्म है, ये न तो भोजन करती है, न ही मूवमेंट करती है और न ही रोग फैलाती है। इट इज मेजर्स टू अबाउट 7 to 10 माइक्रोन इन डायमीटर। ये छोटा होता है, 7 से 10 माइक्रोन का होता है, जबकि वो नॉर्मली 20 माइक्रोन का होता है, लेकिन भोजन करने के बाद तो करीब करीब 60 माइक्रोन का मैग्ना हो जाता है। रेजेंबल्स टू द ट्रोफोइड फॉर्म्स इट स्ट्रिक्टली एक्सेप्ट दैट इज ए स्मॉलर साइज हैविंग नो सूडोपोडिया एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो वैसे दोनों में ही नहीं होता है, तो इनके अंदर सूडोपोडिया देखने को नहीं मिलता। स्ट्रक्चरली ये दोनों एक जैसे ही हैं, और लेकिन आकार में ये जो माइनोटा ये छोटा होता है, जबकि जो मैग्ना है ट्रोफोजोइड से वो आकार में बड़ा होता है। सूडोपोडिया इसके अंदर देखने को नहीं मिलते क्योंकि ये मूव नहीं करता, जबकि ट्रोफोजोइड चलता है, तो वहाँ पर मोनोपोडिया, एक पोडिया देखने को मिलता है, एक ही उत्पाद उसके अंदर पाया जाता है। इट लाइज ओनली इन द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेयरली फाउंड इन द टिश्यू। तो ज़्यादातर ये आहार नाल के अंदर रहता है और कम ऊतकों के अंदर रहता है। इट अंडरगोज इंसिस्टेशन, तो ये ऊतकों के अंदर नहीं देखने को मिलता क्योंकि ये भक्षण करता ही नहीं है। भक्षण करेगा तो फिर ये अंदर डीपली इंटर करेगा आहार नाल के अंदर। ये कोशिकाओं खाता नहीं है, इसलिए ये आहार नाल के अंदर, आहार नाल के जो कोशिका और ऊतक है उनके अंदर ये प्रवेश नहीं करता। ये सिर्फ जो आहार नाल का जो बीच का ल्यूमन पार्ट है आहार नाल का, उसी के अंदर ये रहता है। तो इट लाइज इन द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, रेयरली फाउंड इन द टिश्यू। ठीक है ना, तो टिश्यू को तो अंदर इसको नहीं पाया जाएगा। इट अंडरगोज इंसिस्टेशन, मतलब ये पुट्टीकरण जो बाहर की तरफ इसके आवरण बनता है, हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। तो ये या तो माइनोटा जो इसकी फॉर्म है, यानी कि इसको प्रीसिस्टिक फॉर्म भी कहा जाता है, इसको प्रीसिस्टिक भी कहा जाता है। तो इससे या तो मैग्ना बनेगा या फिर ये सिस्टिक बनेगा। तो सिस्ट भी बन सकती है और इससे ट्रोफोजेट का भी निर्माण हो सकता है। और सिस्ट बनेगी तो फिर ये एक पोषक से दूसरे पोषक, यानी कि ये परजीवी गमन कर पाएगा
और एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो पाएगा, एक से दूसरे को रोग फैला पाएगा। यदि ये सिस्ट पुटिका नहीं बनती है तो फिर ये उसी पोषक, एक ही पोषक में रह जाएगा। तो इट अंडरगोज ए इंसिस्टेशन एंड हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, जिसकी वजह से ये एक पोषक से दूसरे पोषक में स्थानांतरित हो पाते हैं। Nutrition of Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica is the nutrition is holozoic, तो ये जीव सम जीवों की तरह भोजन करते हैं, पादपों की तरह नहीं करते हैं। इट फीड्स ओनली अपॉन द ब्लड कार्पस, तो ये सामान्यतः जो रक्त कणिका हैं, कोशिका हैं, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अदर होस्ट एलिमेंट्स बैक्टीरिया एंड यीस्ट, तो बैक्टीरिया और यीस्ट को भी खाते हैं। इट आल्सो ऑब्जर्व सब्सटेंसेस सेप्रोजिकली फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, तो ये मृत जीव बख्शी भी हैं, तो जो बाहर की तरफ उसके आउटसाइड उसके बॉडी में जो मृत डेड्स ऑर्गेनिजम्स या कुछ भी होते हैं तो उनको ये भी इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। Reproduction. The trophozoites of Entamoeba histolytica are reproduced normally by process of simple binary fusion. तो ये सामान्यतः द्विविखंडन की प्रक्रिया के द्वारा अपना प्रजनन करते हैं। इंटेस्टिनल वाल एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइटोसिस, तो ये जो आंतरिक भित्ति है आहारनाल की, वहाँ पर ये इनका बाइनरी फ्यूजन देखा गया, जो मॉडिफाइड फॉर्म है माइटोसिस की, समसूत्री विभाजन का एक रूपांतरित रूप है। एग्जैक्ट नेचर ऑफ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कंट्रोवर्शियल, तो इसके केंद्र का जो वास्तविक जो विभाजन है वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है, बट इज बिलीव्ड दैट मनी ऑथर्स इट इज ए प्रोबेबली ए मॉडिफाइड टाइप, तो माना जाता है कई लेखकों के द्वारा कि ये सामान्यतः एक समसूत्री विभाजन का रूपांतरित रूप है। कॉफॉइड एंड स्वेजी ऑब्जर्व 6 क्रोमोसोम्स इन इट, तो जो कॉफॉइड और स्वेजी हैं उन्होंने इसके अंदर कितने 6 क्रोमोसोम्स को देखा। एंटामीबा हिस्टोlytica आल्सो हैज द कैपेसिटी टू स्टिच, तो ये भी हम पढ़ने बात करें। एंटामीबा हिस्टोlytica के अंदर क्षमता है कि वो अपने आप को पुट्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे उनकी चारों तरफ एक आवरण का विकास डेवलप होता है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक रेस्ट अवस्था में चले जाते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तब तक वो इंसिस्ट फॉर्म में ही रहते हैं। In fact, the nucleus divides by mitosis, but without the disappearance of a nuclear membrane, it is then followed by the division of the cytoplasm. तो इनके अंदर माइटोसिस होता है केंद्र के अंदर, लेकिन जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर नहीं होती। वो मेम्ब्रेन तभी डिसअपियर होती है जब उसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस के समय या कोशिका द्रव्य के विभाजन के समय ही उसका जो केंद्र की जो झिल्ली है वो विभाजित हो पाती है, रिजल्टिंग इनटू 2 डॉटर, जिसकी वजह से 2 पुत्री कोशिकाओं का एंटामीबा का निर्माण होता है। दिस स्टार्ट फीडिंग अपॉन बैक्टीरिया, तो उसके पश्चात ही भोजन के रूप में बैक्टीरिया और जो पोषक के उत्तक हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, खाते हैं उसको। ग्रो इन साइज अगेन मल्टीप्लाई बाय फ्यूजन, अपनी आकार बढ़ाते हैं और फिर वापस ये द्विविखंडन की प्रक्रिया अपनाते हैं। सम ऑफ दिस फॉर्म्स में बी इनवेट फ्रेश, तो कुछ जो इनके रूप हैं वो आंत की कोशिकाओं आंत के उत्तकों को के अंदर प्रवेश करते हैं। इनवेड मतलब उनके अंदर प्रवेश करते हैं। एक्ट एज ए ट्रोफोजेट की तरह कार्य करते हैं। वाइल सम ऑफ देम बिकम्स प्रीसिस्टिक, तो कुछ जो है प्रीसिस्टिक या माइनोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अपन ने पहले ही बात कर ली कि जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे तो सम ऑफ देम कन्वर्टेड इनटू ए ट्रोफोजेट एंड अनदर वन इज कन्वर्टेड इनटू माइनोटा फॉर्म, एंड माइनोटा फॉर्म्स देन कन्वर्टेड इनटू ए सिस्टिक फॉर्म, जो कि इंसिस्ट में होता है। थैंक यू। तो आगे का जो ई लेक्चर होगा जिसके थ्रू अपन लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोlytica है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज का एंटामीबा का ये पार्ट ए अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू एंटामीबा हिस्टोlytica को पूरा कर लेंगे। थैंक यू।